हेलो व्यूवर्स, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ द्योतमा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन जीएसटी, ठीक है, फॉर टीजीटी, पीजीटी एंड एनटीए नेट। तो काफ़ी डिमांड आई कि जीएसटी पर मुझसे कहा गया कि कुछ क्वेश्चंस मैं अवेलेबल करवाऊं। तो आज देखिए मैं आपसे फिर डिस्कस करूंगा टॉपिक वाइज। थोड़े थोड़े एमसीक्यूज हैं, कुछ ट्रू फॉल्स हैं, कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं जो कुछ मैंने अवेलेबल किए हैं। तो ये आपका जो कमिंग एग्जाम है, जो पीजीटी का होगा, टीजीटी का होगा या जो एनटीए नेट का होगा, सिलेक्ट का होगा, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। तो देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो और हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। बेस्ट कलेक्शन रहता है। मेरी तो ये प्रायोरिटी रहती है कि अगर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में अगर हो सेम, तो दोनों ही मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं या व्यूवर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहे। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आईजीएसटी के लिए कर की दर क्या है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए कर की जो दर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी रेट। क्वेश्चन नंबर 2, कि संविधान के अनुच्छेद फिल द ब्लैंक के अंतर्गत अंतरराज्य व्यापार या वाणिज्य की आपूर्ति पर जीएसटी भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा और एकत्र किया जाएगा। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन है आपका 269A। क्वेश्चन 3, जो आईजीएसटी लगाया और एकत्र किया जाता है उसको फिल द ब्लैंक कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जीएसटी में केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों के पास किस पर जीएसटी को लगाने के लिए एक साथ शक्ति होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, केवल राज्य के अंदर की आपूर्तियों पर। ठीक है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रास्टेट सप्लाईज ओनली। क्वेश्चन 5, आईजीएसटी अधिनियम फिल द ब्लैंक द्वारा पारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, संसद द्वारा। क्वेश्चन 6, मानव उपभोग के लिए मादक शराब किसके अधीन है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोनों ही करेक्ट है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी है, ठीक है, और बी आपका पार्लियामेंट भी है, संसद भी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, जीएसटी में शामिल कर हैं। देखिए तीनों ही है, सर्विस टैक्स भी होता है, लग्जरी टैक्स भी होता है और वेट भी आता है। ठीक है, वैल्यू एडिड टैक्स। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 की जीएसटी लगाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, दोनों सरकारों द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की जीएसटी परिषद का चेयरमैन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कि जीएसटी पद्धति में कर लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, बहुबिंदु मतलब मल्टीपल पॉइंट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, सोने चांदी के आभूषणों पर जीएसटी की दर क्या है। ऑप्शन नंबर डी 3%। जो गोल्ड है और सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं उस पर 3% की रेट है। चलिए देखिए अब कुछ हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट भी हैं। नंबर फर्स्ट है, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा तरीका अलग है कि इसमें देखिए तीनों चीज कवर करी है मैंने। आपको एमसीक्यूज भी कवर किए हैं, आपके ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट भी कवर किए हैं और आपके फिल दी ब्लैंक्स भी कवर किए हैं। तो ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में सन 1954 में लागू किया गया। ठीक है, तो दो क्वेश्चन अपने आप बनते हैं इसमें। बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट कि जीएसटी सर्वप्रथम कहां पर लागू किया गया, तो आंसर आएगा फ्रांस में। और जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में कब लागू किया, तो आंसर आएगा 1954 में। तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, जीएसटी वर्तमान में 160 देशों में कार्यरत है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि जीएसटी वर्तमान में कितने देशों में कार्यरत है, तो आपको याद रखना है कि 160 देशों में कार्यरत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,
कि जीएसटी द्वारा अप्रत्यक्ष करों की प्रक्रिया को कठिन किया गया है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए 4 है, जीएसटी भारत में जुलाई 2017 से लागू किया गया। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर का स्टेटमेंट आप सब जानते हैं, बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5, वर्तमान स्थिति में प्राकृतिक गैस पर जीएसटी लागू नहीं है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक है, नहीं है लागू। पॉइंट नंबर 6 कि जीएसटी वस्तुओं की आवश्यकता एवं प्रकृति के हिसाब से 5 स्तरों में विभाजित है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। चलिए अब डिस्कस करते हैं फिल द ब्लैंक। ठीक है, आपको फिल द ब्लैंक में भी आ सकता है, तो ये एमसीक्यूज में आएगा, लेकिन फिल द ब्लैंक में भी आपको आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो पॉइंट नंबर 1 है कि भारत में जीएसटी को लागू करने की प्रक्रिया लगभग कितने टाइम के लंबे अंतराल में पूर्ण हुई, तो आंसर है आपका 17 वर्ष। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 कि राज्य सरकार टैक्स का करारोपण एवं प्रशासन करेगी, तो SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3, भारतवर्ष में कृषि के अति महत्वपूर्ण उत्पाद डैश जीएसटी टैक्स स्तर पर हैं। ठीक है, 0%। पॉइंट नंबर 4 कि मुख्यतः विलासिता की वस्तुओं को डैश जीएसटी कर स्तर में रखा गया है, तो इनका आंसर है आपका 28%। जितनी भी लग्जरियस आइटम है उसको 28% पर रखा गया है। पॉइंट नंबर 5 कि जीएसटी के द्वारा एक कर एक बाजार एवं फिल द ब्लैंक का नारा बुलंद किया गया, तो उसमें आएगा एक राष्ट्र, वन नेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, अब उसके कुछ एमसीक्यूज की स्टडी करते हैं। तो 1 है कि व्यापार में शामिल है। ठीक है, देखिए तीनों ही इसमें ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, कि कोई व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशा, व्यवसाय, साहस, ताव या कोई अन्य सामान्य गतिविधि, चाहे वह एक आर्थिक लाभ के लिए है या नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी कि उपर्युक्त उपखंड के संबंध में या उसके संयोगिक या सहायक कोई गतिविधि या लेन देन, और सी है कि उपर्युक्त एक ही प्रकृति में की गई या कोई भी गतिविधि या लेन देन कारोबार की परिभाषा में शामिल होगी, भले ही उस पर गतिविधि या लेन देन की मात्रा, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या ना हो। ठीक है, तो सभी इसमें शामिल हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। चलिए 2 नंबर है कि निम्नलिखित वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्रतिफल के संबंध में निम्न शामिल नहीं है, तो इसमें आपका पॉइंट नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई भी सब्सिडी। ठीक है, 3 नंबर कि माल से आश्रित धन और प्रतिभूतियों के अलावा हर प्रकार की फिल द ब्लैंक संपत्ति से है, इसमें अभियोज्य दावे, उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके हिस्से के रूप में ऐसी घास और वस्तुएं शामिल हैं जिनको आपूर्ति से पहले या आपूर्ति के अनुबंध के तहत देने की सहमति दी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, चल मूवेबल। 4 नंबर पूंजीगत माल का अर्थ है ऐसा माल जिसके मूल्य को खातों में ऐसे व्यक्ति द्वारा फिल द ब्लैंक किया जाता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है और उस माल को कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए इस्तेमाल करता है या करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कैपिटलाइज्ड, पूंजीकृत। 5th नंबर इनपुट कर में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि कंपोजिशन लेवी के तहत भुगतान कर। पॉइंट 6 क्वेश्चन 6 है एजेंट में शामिल है, तो देखिए तीनों ही शामिल होते हैं, फैक्टर भी होता है, दूसरा
ब्रोकर, दलाल, और सी है आपका कमीशन एजेंट। ठीक है, सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर है आपका क्वेश्चन की व्यापार के स्थान में शामिल है। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है कि तीनों ही शामिल हैं। तो ऐसा स्थान जहां से आमतौर पर या साधारणतः व्यापार किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई भंडार गृह, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी है जहां कर योग्य व्यक्ति अपने माल का भंडारण करता है, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करता है या प्राप्त करता है। ठीक है, ऑप्शन बी भी है कि वह स्थान जहां कर योग्य व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकों को रखता है, और सी वह स्थान जहां एक कर योग्य व्यक्ति किसी एजेंट के माध्यम से व्यापार में लगा हुआ है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की व्यक्ति में शामिल है। व्यक्ति में भी देखिए तीनों ही शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है कि एक व्यक्ति, एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी। बी है ऑप्शन एक फर्म, सीमित दायित्व साझेदारी, और सी भारत में या भारत के बाहर व्यक्तियों या समूह या संघ चाहे निगमित हो या नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन 9 कि रामा लिमिटेड ने सितंबर के महीने के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान की है। ठीक है, इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई है 8 लाख, इंट्रास्टेट एग्जम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई है 5 लाख, टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स 10 लाख, और पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग जीटीएस सर्विस, ठीक है, 80,000। तो रामा लिमिटेड के कुल कारोबार की गणना कीजिए। कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रामा लिमिटेड। देखिए इसका आंसर आएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, 23 लाख। चलिए ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट पे देखते हैं। फर्स्ट नंबर है कि जीएसटी पूर्ववर्ती पर व्यवस्था का उपचार है। यह बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट। 2 नंबर, जहां आवर्त 1.5 करोड़ से अधिक होगी वहां करदाता सिर्फ केंद्र सरकार को जीएसटी देगा। यह फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। 3 नंबर कि जीएसटी को मुख्यतः 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो यह भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। 4 नंबर, अगर कोई पुराना फर्नीचर या कंप्यूटर आदि बेचता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। 4 नंबर बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, असत्य है। चलिए फिल द ब्लैंक पे डिस्कस करते हैं। 1 नंबर, सारे अप्रत्यक्ष करों की जगह अब फिल द ब्लैंक जीएसटी ने ले ली है। ठीक है। 2 नंबर, दूध जैसे जरूरी उत्पाद जीएसटी से कर मुक्त है, टैक्स फ्री है। ठीक है। 3 नंबर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्राधिकरणों की संप्रभु गतिविधियों पर फिल द ब्लैंक जीएसटी में छूट है। ठीक है। 4 नंबर, किसी बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया पर कोई जीएसटी नहीं है। ठीक है। और 5 नंबर, प्रधान से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसके लिए कोई वस्तु या सेवा की प्राप्ति या आपूर्ति का कारोबार करता है। ठीक है। तो इसमें आएगा आपका एजेंट, प्रतिनिधि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये आपका जो थर्ड टॉपिक है वो है आपका सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, इसमें हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। तो 1 नंबर, जीएसटी में माल और सेवाओं की कुछ मुफ्त आपूर्ति कर योग्य पूर्ति है, इसका उदाहरण। तो देखिए तीनों ही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें कि किसी और को बिजनेस की संपत्ति का मुफ्त हस्तांतरण या विपंजीकरण के बाद संपत्तियों को अपने पास रखना। बी, गैर व्यावसायिक जरूरतों या माल या सेवाओं की स्वयं आपूर्ति के लिए बिजनेस संपत्ति का स्थायी प्रयोग। और सी की स्टॉक का दूसरे राज्य की शाखा को हस्तांतरण। तो ये सभी इसमें शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए 2 नंबर,
निम्नलिखित में से किसको आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी है अभियोज्य दावे, ठीक है, एक्शनेबल क्लेम। 3 नंबर, निम्नलिखित में से सेवाओं की आपूर्ति के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो देखिए तीनों ही हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि अचल संपत्ति और बौद्धिक संपदा अधिकार के अस्थायी हस्तांतरण का किराया। बी है कार्य संविदा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। और सी है एग्रीगेटर की सेवाएं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 4 नंबर है कि जीएसटी में कर योग्य घटना क्या होगी? तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि माल और सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति। क्वेश्चन 5, कार्य संविदा का अर्थ है? ऑप्शन बी करेक्ट है कि सेवाओं की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। क्वेश्चन 6 कि समग्र आपूर्ति, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट सप्लाई, में निम्नलिखित को आपूर्ति के रूप में माना जाएगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि आपूर्ति जो प्रमुख आपूर्ति है। क्वेश्चन 7 की आपूर्ति के दायरे में कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की आपूर्तियां शामिल हैं? तो देखिए ये उपयुक्त दोनों हैं, ठीक है। ए और बी की बिना प्रतिफल के दी गई आपूर्ति और प्रतिफल के साथ की गई आपूर्ति, ठीक है। क्वेश्चन 8, समग्र आपूर्ति और मिश्रित आपूर्ति को अलग अलग करने वाले कारक क्या हैं? तो देखिए उपयुक्त दोनों हैं। एक तो प्रमुख आपूर्ति का अस्तित्व भी है और बी कृत्रिम या प्राकृतिक बंडल की प्रकृति भी है, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 कि किस आपूर्ति को मिश्रित आपूर्ति के रूप में माना जाएगा? नंबर ए करेक्ट है कि कर की उच्चतम दर वाली आपूर्ति, सप्लाई विद हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं बिना आपूर्ति के प्रतिफल राशि के प्राप्त हुई? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है इसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बसे अपने बेटे से भारत में एक व्यक्ति द्वारा सेवाओं का आयात। चलिए अब ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य घटना वस्तु या सेवा दोनों आपूर्ति होगी जो कारोबार के दौरान उसके प्रतिफल के बदले दी जाती है, ठीक है। यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। 2 नंबर, करारोपण के उद्देश्य के लिए केवल आपूर्ति ही एकल गतिविधि होगी, ठीक है। तो यह भी जो है स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। 3 नंबर, अप्रत्यक्ष कर में अलग अलग कर योग्य घटना जैसे कि निर्माण, बिक्री, किराया आदि थी जिसको जीएसटी में समाप्त करके एक कर योग्य घटना बना दी गई है जिसे आपूर्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपका बिल्कुल ट्रू है। 4 नंबर कि एक बार जब व्यक्ति जीएसटी में पंजीकृत हो जाता है तब उसके द्वारा किए गए किसी भी गतिविधि अर्थात बिक्री, सेवा, जॉब वर्क आदि को आपूर्ति की परिभाषा में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर का जो स्टेटमेंट है ये भी आपका बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। 5 नंबर कि आपूर्ति में सेवा का आयात शामिल नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है, ये फॉल्स है। 6 नंबर कि पैसे के लेन देन के बिना वस्तु का आदान प्रदान विनिमय कहलाता है, ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल आपका फॉल्स है, गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। पैसे के लेन देन के बिना वस्तु का आदान प्रदान विनिमय नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए फिल द ब्लैंक्स है। 1 नंबर, जीएसटी अधिनियम की फिल द ब्लैंक में आपूर्ति का अर्थ और दायरा बताया गया है। तो 1 नंबर में आपका आएगा धारा, सेक्शन, ठीक है। 2 नंबर, जब ये माल है, माला लिखा गया है गलती से। जब माल का स्वामित्व किसी दूसरे को प्रतिफल के बदले में दिया जाता है तो उसकी फिल द ब्लैंक कहते हैं बिक्री, सेल्स। 3 नंबर कि कुछ विशेषाधिकारों का उपयोग करने के लिए अधिकार युक्त अधिकारी से स्वीकृति लेने को फिल द ब्लैंक कहते हैं लाइसेंस। 4 नंबर, प्रतिफल के बदले सेवाओं का आयात
फिल द ब्लैंक कहलाएगा, चाहे उसे कारोबार के दौरान किया गया हो या नहीं, वो कहलाएगा आपूर्ति, सप्लाई। और लास्ट है इस वीडियो का क्वेश्चन आपका, वस्तु की आपूर्ति का समय और सेवाओं की फिल द ब्लैंक के प्रावधान अलग अलग हैं, तो वो है आपूर्ति का समय, टाइम ऑफ सप्लाई। तो व्यूअर्स, ये मैंने 3 टॉपिक के आज आपको ठीक है, तीनों चीज दी हैं, एमसीक्यूज भी दिए हैं, आपको फिल दी ब्लैंक्स भी दिए हैं और आपको ट्रू एंड फॉल्स भी दिए हैं। तो आगे जो है जितना भी पॉसिबल मेरे से हो पाएगा, जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। और मेरा सजेशन है आपको कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और जितने भी आपके जानकार लोग हैं तो आप उनको सब्सक्राइब के लिए जरूर सजेशन दे सकते हैं, ताकि वो लोग भी ऐसे मैटर्स को और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी कर सकें। थैंक यू व्यूअर्स।